तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं Next.js के CSR, SSR, SSG, ISR और पार्शियल प्री रेंडरिंग को आप कैसे अपने साइट पे यूज़ कर सकते हैं और उससे आपको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। तो चलते हैं हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और इसको समझते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूँ और मैंने यहाँ पे अपना VS कोड खोल लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे Next.js को इंस्टॉल कर लेते हैं। Next.js को इंस्टॉल करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं npx create next app @ हम लोग यहाँ पे लेटेस्ट लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग को वहाँ पे पार्शियल प्री रेंडरिंग नहीं मिल पाएगा। और अगर हम लोग को पार्शियल प्री रेंडरिंग समझना है तो हम लोग का एक्सपेरिमेंटल वर्जन जो कि इसका कैनरी वर्जन होता है, तो अगर हम लोग को जानना है कि हम लोग कहाँ से कैनरी वर्जन के बारे में जान सकते हैं तो हम लोग को सीधा Next.js के डॉक्स पे जाना है। Next.js के अगर हम लोग यहाँ पे डॉक्स लिखें और इसके बाद यहाँ पे इसमें साथ साथ कैनरी लिख दूँ मैं, तो Next.js कैनरी डॉक्स मिल जाएगा। इसको इंस्टॉल करने के लिए हम लोग डायरेक्टली नॉर्मल तरीके से इंस्टॉल करके npm inext @canary कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कैनरी कर देता हूँ और इसके बाद हम लोग यहाँ पे डॉट लगा देंगे। तो डॉट का मतलब ये होगा कि यही वाले डायरेक्टरी पे हम लोग का कैनरी वर्जन इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसको प्रोग्रेस करने के लिए मेरे को एंटर करना है तो वो यस हो जाएगा। इसको हम लोग इंस्टॉल होने देते हैं और इसके बाद इसके कुछ कुछ इंस्ट्रक्शंस है। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग टाइपस्क्रिप्ट को यूज़ नहीं करने वाले, ESLint हम लोग यूज़ करेंगे, टेलविंड CSS यूज़ करेंगे। सोर्स डायरेक्टरी भी अच्छा लगता है मेरे को तो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। उसके बाद ऐप राउटर हम लोग यूज़ करेंगे। टर्बो पैक यहाँ पे बहुत अच्छा फीचर है नेक्स्ट 15 में, लेकिन फ़िलहाल के लिए इजी बनाने के लिए मैं यहाँ पे इसको नो कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इम्पोर्ट एलियास को भी नो कर देते हैं। तो यहाँ पे इंस्टॉल होता है, उसके बाद आते हैं और आगे का समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का Next.js इंस्टॉल हो चुका है। अगर आपको जानना है एग्जैक्ट वर्जन तो आप पैकेजेशन में जाके देख सकते हैं। अगर आप डिपेंडेंसीज में जाएं तो आपको मिल जाएगा कि React 19 यूज़ हो रहा है, React DOM का 19 यूज़ हो रहा है और नेक्स्ट का 15.2.0 यूज़ हो रहा है जो कि कैनरी वर्जन है। उसके साथ साथ हम लोग ये कर सकते हैं कि अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न हो रहा है या प्रॉब्लम आ रहा है तो आप सेम नोड के वर्जन पे आ सकते हैं। मैं यहाँ पे अपने नोड के वर्जन शो कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं नोड का 20.11.0 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ और वैसे हम लोग npm का भी वर्जन चेक कर सकते हैं। तो npm यहाँ पे वर्जन लिखूँगा तो आपको मिल जाएगा 10.2.4। तो अगर आपको इसमें शिफ्ट करने हैं और आप कोई दूसरे वर्जन में है तो आप nvm का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको रन करके देख लेते हैं अपने लोकल होस्ट 3000 में कि ये अभी ठीक ठाक चल रहा है या नहीं। तो यहाँ पे मैं npm run dev लिखूँगा और अपने ये लोकल होस्ट 3000 को मैं साइड पे ओपन कर रखा हूँ। तो लोकल होस्ट 3000 पे यहाँ पे ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का Next.js ओपन हो चुका है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सारे चीज़ों को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले सोर्स के अंदर ऐप डायरेक्टरी के अंदर मैं कुछ फोल्डर्स बना लेता हूँ। सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं CSR समझने के लिए CSR करके फ़ोल्डर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे SSR समझने के लिए SSR फोल्डर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ISR के लिए एक फ़ोल्डर बना लेंगे। तो मैं यहाँ पे सारे चीज़ें के लिए एक एक फ़ोल्डर बनाते जा रहा हूँ। हम लोग इसमें पार्शियल प्री रेंडरिंग को भी देखने वाले हैं तो PPR। और यहाँ पे मैं शायद कुछ एक मिस कर रहा हूँ जो कि है हम लोग का SSG। तो यहाँ पे मैं SSG भी लिख लेता हूँ और सब में एक page.jsx लगने वाला है। तो मैं यहाँ पे इसका एक CSR के लिए page.jsx बना लेता हूँ। page.jsx यहाँ पे हम लोग RAFCE कर देंगे। तो RAFCE करने से यहाँ पे एक बॉयलर प्लेट सा मिल जाएगा। इसमें हम लोग यहाँ पे पेज लिख लेते हैं। अगर आपको ये नहीं मिल रहा RAFCE करने से तो आप एक एक्सटेंसन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप एक्सटेंशंस में जाएंगे और रिएक्ट सर्च करेंगे तो आपको रिएक्ट का एक एक्सटेंशन मिल जाएगा जो कि मैं इनमें से ये सारे इंस्टॉल कर रखा हूँ। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप भी ऑलमोस्ट ये सारे यूज़ कर लें। लेकिन ये जो RAFCE रिकमेंड कर रहा था वो स्पेशली इस वाले एक्सटेंशन से कर रहा था। तो ES7+ रिएक्ट रिडक्स ये वाला एक्सटेंशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि इस वाले पेज में हम लोग CSR देखने वाले हैं। इसको कर देता हूँ सेव। और बाकी में भी ऐसे ही पेजेस बनने वाले हैं तो इसको हम लोग कर सकते हैं कॉपी। यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और ये वाला हम लोग का ISR का होने वाला है। तो यहाँ पे ISR लिख के इसको सेव कर देते हैं। PPR के लिए पार्शियल प्री रेंडरिंग वाला होने वाला है तो इसमें भी पेस्ट कर देंगे और इसका भी चेंज कर देंगे हम लोग नाम PPR करके।
तो यहाँ पे मैं PPR कर देता हूँ। उसके बाद हम लोग SSG के लिए भी सेम चीज़ कर लेंगे, SSG जो कि होगा यहाँ पे SSG, इसको भी यहाँ पे सेव कर लेते हैं। और उसके बाद हम लोग अपने SSR के लिए भी सेम चीज़ कर लेते हैं, पेस्ट कर देंगे इसको और यहाँ पे SSR लिख लेंगे। अब हम लोग सबको एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने CSR पे जाते हैं, बाकी को मैं क्लोज कर देता हूँ और CSR को बस ओपन रखता हूँ। अगर हम लोग को ये वाले पेज पे जाना है तो हम लोग राउट में ये लिख सकते हैं लोकल होस्ट 3000 / जो भी हम लोग का फोल्डर का नाम है वो, तो जो कि इस केस में CSR है तो मैं यहाँ पे CSR लिखूँगा, तो आपको ये CSR मिल जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ तो आपको और क्लियर समझ में आ पाए। अब हम लोग अगर CSR यूज़ कर रहे हैं मीन्स क्लाइंट साइड रेंडरिंग है, और क्लाइंट साइड में हम लोग को रिएक्ट में ये ऑप्शन है कि हम लोग वो पेज को क्लाइंट साइड बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको यूज़ क्लाइंट करके एक क्लाइंट पेज बना देता हूँ। अब तो इसको क्लाइंट साइड बनाने से ये बेनिफिट है कि हम लोग कुछ भी यूज़र इंटरेक्शन इस पेज पे करवा सकते हैं। जैसे हम लोग को रिएक्ट का यूज़ स्टेट, यूज़ इफेक्ट ये सब यूज़ करना है तो यहाँ पे मैं यूज़ इफेक्ट इंपोर्ट कर सकता हूँ और यूज़ क्लाइंट है करके वो एरर नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ फैच करवाना चाहूँ तो हम लोग नॉर्मली अगर CSR है तो हम लोग फैच कुछ ऐसा करते हैं, कॉन्स्ट डेटा कॉमा सेट डेटा इज इक्वल टू यूज स्टेट अपना जो है। उसके बाद हम लोग यूज़ इफेक्ट के अंदर जो फंक्शन है वो कॉल करने वाले हैं जिससे हम लोग का डेटा फैच होने वाला है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए एक फंक्शन ला लेता हूँ। तो यहाँ पे ये फंक्शन है जो कि क्या करता है, कोई रैंडम यूज़र्स का डेटा उठा के लाता है। ये एक फैच यूज़र फंक्शन बना दिया हूँ और यूज़ इफेक्ट के अंदर उसको कॉल कर दिए। और यहाँ पे हम लोग लोडिंग स्टेट्स के लिए एक ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग बना सकते हैं एक और स्टेट कॉन्स्ट लोडिंग करके। तो हम लोग यहाँ पे बना देते हैं कॉन्स्ट लोडिंग और सेट लोडिंग, उसको फिलहाल के लिए ट्रू कर देते हैं और जैसे ही हम लोग का डेटा फैच हो जाए तो वो फॉल्स हो जाए। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, CSR में हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि रैंडम यूज़र का डेटा ला सकते हैं। तो यूज़र डॉट नेम से उसका फर्स्ट नेम ला लूँगा और उसके साथ साथ हम लोग उसका ईमेल ला सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, अगर वो लोडिंग हो रहा है तो लोडिंग दिखाएंगे, नहीं तो उसका लास्ट नेम ला लेंगे और उसका ईमेल ला लेंगे। अब इसके बाद अगर मैं इसको सेव करूं तो यहाँ पे ये सेव हो रहा है। अब यहाँ पे तीनों स्टेट्स लोडिंग हो रहे हैं और इसके बाद जैसे ही ये डेटा लोड हो जाता है तो यहाँ पे मेरे को ये डेटा देखने मिल जाएगा जो कि आ रहा होगा रैंडम यूज़र डॉट मी वाले API से। यहाँ पे ये बोल रहा है यूज़र इज़ नॉट डिफाइंड। वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग ये वाला जो डेटा है उसको डेटा में स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि सेट यूज़र। तो यहाँ पे इसको हम लोग यूज़र बना सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़र बनाने के लिए कॉन्स्ट इसको बना देंगे यूज़र और सेट करवा देंगे सेट यूज़र। और इसको अगर सेव कराएं तो यहाँ पे यूज़र डॉट नेम डॉट फर्स्ट हम लोग को मिल जाएगा। तो इसको सेव करा देते हैं। ये लोडिंग हो के हम लोग को यूज़र का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और उसका ईमेल मिल जा रहा है। तो ये हम लोग का CSR है जो कि हम लोग का क्लाइंट साइड पे ही रेंडर हो रहा है। हम लोग देखेंगे कि CSR SSR में क्या डिफरेंस है। तो अगर हम लोग को एकदम प्रॉपरली डिफरेंस देखना है तो हम लोग ये कर सकते हैं कि एक बार SSR को भी इस पे रेंडर करा के देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंस चेक करेंगे और आपको ये भी पता चलेगा कि हम लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि SSR SEO फ्रेंडली बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हम लोग का CSR। तो यहाँ पे CSR से डेटा लोड हो जा रहा है। अगर यहाँ से मैं यूज़ क्लाइंट हटा दूँ तो ये एक सर्वर कंपोनेंट हो जाएगा, क्योंकि Next.js में हम लोग का बाय डिफ़ॉल्ट वो सर्वर कंपोनेंट होता है और इसको हटाने पे एक एरर आएगा। अगर मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँ, ये वाला एरर हम लोग देख सकते हैं कि यूज स्टेट हम लोग का सिर्फ क्लाइंट साइड पे वर्क करेगा, तो हम लोग को क्लाइंट साइड इसके ऊपर लगाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको वापस यूज़ क्लाइंट लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने SSR में। SSR मीन्स सर्वर साइड रेंडरिंग। उसमें क्या होगा कि ये जो रेंडरिंग प्रोसेस हो रहा है जिसको हम लोग यूज इफेक्ट के हेल्प से कर रहे हैं वो हम लोग SSR में सर्वर साइड पे ही करेंगे। तो समझ लेते हैं SSR को कि उसमें कैसे हम लोग फैच कराने वाले हैं। तो SSR के लिए हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं। यहाँ पे हम लोग async का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये सर्वर फंक्शन है। तो हम लोग क्या करेंगे, async फंक्शन बना लेंगे। इसका नाम हम लोग रख देते हैं गेट रैंडम यूज़र्स। तो यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं गेट
रैंडम यूज़र, और इस पे क्या होगा कि हम लोग का जो फैच वाला फंक्शन है वो चल जाएगा। ये क्या करेगा, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट रैंडम रिस्पॉन्स। यहाँ पे से हम लोग को एक रैंडम यूज़र मिल जाएगा और उसको रिजल्ट पे हम लोग रिटर्न करवा सकते हैं। मीन्स कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और यहाँ पे हम लोग रिटर्न करा सकते हैं डायरेक्ट हम लोग के डेटा को। इसका फिलहाल के लिए ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं कोपायलट का हेल्प इसलिए ले रहा हूँ कि आपका ज़्यादा यहाँ पे टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे हम लोग गेट रैंडम यूज़र वाला फंक्शन चला लेंगे और यहाँ पे से रिटर्न करा देंगे हमारे डेटा को। या फिर हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं कि इस पे डायरेक्ट रिटर्न करा सकते हैं रिस्पॉन्स डॉट जेसन, जो कि हम लोग कुछ ऐसा करा सकते हैं, रिटर्न करा देंगे और यहाँ से हम लोग अवेट को हटा देंगे रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और फैच के पहले तो अवेट लगेगा ही। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को रेंडर कराने के लिए एक डेटा नाम का वेरिएबल बना लेंगे, कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू, इसमें हम लोग अवेट करा लेंगे गेट रैंडम यूज़र को। और यहाँ पे अवेट के लिए एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग को फंक्शन को एसिंक बनाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे इसका एसिंक फंक्शन बना सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एसिंक लिख देंगे तो ये एक एसिंक फंक्शन बन जाएगा जहाँ पे डेटा में ये जो रैंडम यूज़र का डेटा है वो आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें यूज़र का डेटा सेव करा लेंगे, तो यूज़र इज इक्वल टू डेटा डॉट रिजल्ट ऑफ 0 कर देंगे, तो यहाँ पे यूज़र का डेटा आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे SSR के लिए जो हम लोग सेम चीज़ कर रहे थे वैसे ही करेंगे, यूज़र का फर्स्ट नेम, यूज़र का लास्ट नेम और यूज़र का ईमेल प्रिंट करा देंगे। यहाँ पे हम लोग को लोडर की ज़रूरत नहीं होगा क्योंकि ये सर्वर साइट पे ही रेंडर हो रहे। तो अगर हम लोग जाएं SSR में, यहाँ पे मैं जाता हूँ SSR में, तो SSR में जाने के बाद देख सकते हैं हम लोग का यूज़र तुरंत लोड हो चुका है। यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करूँगा तो भी बिल्कुल टाइम नहीं लेगा, जैसे ही पेज हम लोग का रिफ़्रेश होगा वो लोड हो जाएगा क्योंकि सर्वर जैसे रेंडर करके देगा वो आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका एक बिल्ड बना लेते हैं। ये हम लोग का लोकल इन्वायरमेंट में था। लोकल इन्वायरमेंट में भी हम लोग क्या देख सकते हैं कि जैसे अगर हम लोग इसको दो अलग अलग टैब में ओपन कर लेते हैं, लोकल होस्ट 3000/CSR, तो यहाँ पे हम लोग का क्लाइंट साइड रेंडरिंग है, यहाँ पे हम लोग का सर्वर साइड रेंडरिंग है। अगर हम लोग पेज सोर्स पे जाएं SSR के और यहाँ पे सेपरेटली पेज सोर्स पे जाएं CSR के, और हम लोग ढूंढने का ट्राई करें, यहाँ पे मैं लाइन रैप कर देता हूँ बेटर विजिबिलिटी के लिए, और हम लोग यहाँ पे ढूंढने का ट्राई करें यूज़र का फर्स्ट नेम। यहाँ पे हम लोग SSR पे हैं तो SSR पे हम लोग को यूज़र का फर्स्ट नेम मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं इसको अगर फाइंड कर लूँ तो यहाँ पे इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि हम लोग का पेज री रेंडर हो चुका है, क्योंकि अगर हम लोग रिफ्रेश करें तो फिर से रैंडम यूज़र मिल जाएगा इस पेज सोर्स के लिए। लेकिन अगर हम लोग को एग्जैक्ट फाइंड करना है तो हम लोग यहाँ पे जहाँ पे वो चीज़ लिखे हैं वहाँ पे चले जाते हैं। इसको मैं रैप कर देता हूँ Ctrl+F करके, हम लोग SSR जहाँ पे लिखे हैं ये वाला डिव, उसके बाद ये देख सकते हैं ये हम लोग का यूज़र का नेम है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यूज़र का ईमेल है, ये हम लोग का SSR वाला पार्ट है। जिससे क्या होगा, हम लोग का ये साइट SEO फ्रेंडली बन जाएगा क्योंकि जब भी हम लोग का गूगल का क्रॉलिंग इंजन जो भी होगा वो इसको क्रॉल करेगा तो ये सारे ईमेल और यूज़र के नेम्स पढ़ पाएगा। लेकिन अगर हम लोग उसी को CSR में जाएं और इसमें हम लोग सर्च करें, Ctrl+F करके मैं यहाँ पे CSR सर्च करूँ, तो मेरे को यहाँ पे CSR जो बिल्कुल भी बैकएंड से नहीं आ रहा है, मीन्स रेंडर होके नहीं आ रहा है, वो मिलेगा। लेकिन उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे लोडिंग स्टेट्स मिल रहे हैं, जो कि हम लोग का अगर क्रॉल होगा तो हम लोग को लोडिंग मिलेगा और ये SEO के लिए बहुत बुरा होगा। लेकिन मेन प्रॉब्लम वही है कि हम लोग का SSR में हम लोग यूज़र इंटरेक्शन नहीं करवा सकते और CSR में हम लोग यूज़र से इंटरेक्शन करा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पेज का कोई ऐसा पार्ट है जहाँ पे हम लोग का SSR लगेगा और पेज का कोई ऐसा पार्ट है जहाँ पे हम लोग का CSR से काम हो जाएगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मैं वापस पहले जैसा अलाइन कर देता हूँ। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग SSR पेज के अंदर एक CSR का कंपोनेंट यूज़ कर सकते हैं, जो कंपोनेंट के अंदर इंटरेक्टिविटी होगा, लेकिन जो हम लोग का SSR वाला पेज है वो एज SSR ही काम करेगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस पे SSR पे ये हो रहा है कि हम लोग का कैशिंग नहीं हो रहा है क्योंकि Next.js 15 में अब ऑटोमेटिक कैशिंग नहीं है और हम SSR पे चाहते ही हैं कि वो कैश ना हो। अगर हम लोग को श्योर करना है कि वो कैश ना हो तो हम लोग ये भी कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं कैश और नो कैश। इससे क्या होगा कि जब भी हम लोग इस चीज़ को रेंडर कराना चाहें
रिफ़्रेश करें तो हम लोग का डेटा यहाँ पे कैश होके नहीं रहेगा। तो मैं यहाँ पे पूरा रिफ़्रेश करते जाऊँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का डेटा कैश नहीं है और हम लोग यहाँ पे फ़िलहाल के लिए SSR पे हैं। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो हम लोग SSR पे हैं और हर बार डेटा रिफ़्रेश हो रहा है। लेकिन वही चीज़ हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का डेटा कुछ कुछ टाइम पे ही रिफ़्रेश हो, बाकी वो स्टैटिक रहे, तो सबसे पहले तो हम लोग स्टैटिक साइट जनरेशन पे चलते हैं और इसको समझते हैं स्टैटिक साइट जनरेशन क्या होता है। तो स्टैटिक साइट जनरेशन में हम लोग का जो पेज है वो बिल्ड टाइम में एक बार वो बिल्ड हो जाता है, उसके बाद हम लोग उसको कितना भी रिफ्रेश कर लें वो बैकएंड से और एपीआई कॉल करके डेटा नहीं लाता है। वो जितने भी कैश डेटा रहता है उसी को शो करता है, जो कि हम लोग का स्पीड के लिए बहुत अच्छा है। जैसे अगर हम लोग ब्लॉग वगैरह लिख रहे हैं तो ब्लॉग को हम लोग चाहते हैं कि एक बार वो बिल्ड हो जाए, उसके बाद वो ब्लॉग कॉन्स्टेंटली दिखता रहे, वो बार बार चेंज ना हो। तो हम लोग उस कंडीशन में SSG का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं SSG का भी सेम कंपोनेंट बना लेता हूँ। हम लोग क्या करेंगे, एक पहले जैसा फंक्शन लिख लेंगे। तो यहाँ पे मैं पहले जैसा फंक्शन एक ला लेता हूँ। हम लोग इसको क्या करेंगे, इसका नाम ले लेंगे गेट स्टैटिक यूज़र, जो कि हम लोग का फोर्स कैश यूज़ करेगा। हम लोग चाह रहे हैं कि ये स्टैटिक रहे, तो हम लोग यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इसको कैश कर सकते हैं। कैश करके रख लेंगे जो भी यूज़र का डेटा आ रहे हैं। उसके बाद हम लोग जैसा उस पे किए थे वैसे यूज़र का डेटा और यूज़र को गेट करा लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा इज इक्वल टू अवेट, और अवेट यूज़ करने के लिए हम लोग का एसिंग बनाना पड़ेगा फंक्शन। तो यहाँ पे हम लोग एसिंग बना लेंगे। अब यहाँ पे मैं डेटा बार बार लिखने के बजाय मैं कहीं से ला लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। तो यहाँ पे SSG के लिए है ये। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, अगर मैं इस पेज को सेव करूँ और हम लोग चलते हैं अपने SSG पे, SSG, तो हम लोग का यहाँ पे डेटा स्टैटिक हो जाएगा। एक बार वो रेंडर हो गया तो बार बार वो फैच नहीं होगा। जैसे अगर मैं इसको रिफ्रेश भी कर लूँ तो डेटा वही मिल रहा है क्योंकि हम लोग का ये डेटा कैश हो गया। आप देख सकते हैं अगर मैं रिफ्रेश कर भी रहा हूँ तो डेटा नहीं मिल रहा है। वो इसलिए क्योंकि हम लोग यहाँ पे फोर्स कैश रखे हैं और ये वाला डेटा हम लोग का कैश हो चुका है, मीन्स ये SSG हो चुका है। तो SSG में ये हो रहा है कि जब भी हम लोग पेज को बिल्ड कर रहे हैं उस टाइम ये एक बार रेंडर कर ले रहे हैं, उसके बाद उसका स्टैटिक फाइल बना के रख रहे हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग चाह रहे हैं कि ये कैश कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ही हो। तो अगर आप चाहते हैं कि ये परमानेंटली कैश ना हो तो हम लोग ISR का यूज़ कर सकते हैं। ISR के लिए क्या करना है आपको, मैं यहाँ पे इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ और ISR वाले में पेस्ट कर लेता हूँ। ISR में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका ISR कर देते हैं। ISR में हम लोग का ये फीचर रहता है कि हम लोग रीवैलिडेट कर सकते हैं कुछ टाइम पे। जैसे मैं यहाँ पे अगर इसको कैश भी करा ले रहा हूँ तब भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रीवैलिडेट कर सकते हैं इस चीज़ को। मीन्स यहाँ पे मैं कॉमा डाल के नेक्स्ट से रीवैलिडेट ला सकता हूँ, जो कि क्या करेगा, हम लोग का रीवैलिडेट करेगा इतने सेकंड्स में। यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं 5 रख लेता हूँ। अब ये क्या होगा कि हम लोग का हर 5 सेकंड में रीवैलिडेट कर लेगा कि वो रैंडम यूज़र चेंज हुआ या नहीं। तो इसको हम लोग इंक्रीमेंटल साइट जनरेशन बोलते हैं, जो इंक्रीमेंट करते जाता है जैसे जैसे पेज रेंडर होते जाता है। तो अगर हम लोग को ISR को देखना है तो इस वाले राउट पे चले जाते हैं, ISR। तो यहाँ पे हम लोग का ISR मिल चुका है। इसके बाद अगर हम लोग इसको रिफ्रेश करें तो यहाँ पे ये नेम देख सकते हैं चेंज हो चुका है। अगर हम लोग 5 सेकंड वेट करें और अगर इसको हम लोग फिर रिफ्रेश करें तो यहाँ पे देख सकते हैं ये रिफ्रेश हो चुका है, जो कि अलग है हम लोग के SSG से। क्योंकि SSG में हम लोग अगर रिफ्रेश भी करें तो वो स्टैटिकली जनरेटेड ही दिख रहा था, और यहाँ पे हम लोग का ये डायनेमिकली जनरेट हो चुका है। हर 5 सेकंड में ये डायनेमिकली जनरेट हो जाएगा। तो अगर हम लोग ऐसा चाहते हैं कि इसका जब भी ये जनरेट हो रहा है उसका टाइम भी देख सकें, तो हम लोग इसके साथ साथ एक और लिख सकते हैं, एक P डाल देंगे लास्ट जनरेटेड ऐड करके, जो कि हम लोग को बताएगा कि हम लोग का लास्ट वैल्यू कब जनरेट हुआ था। इसको न्यू डेट कर देते हैं, न्यू डेट डॉट टू लोकल टाइम स्ट्रिंग बना लेते हैं और इसके बाद इसको सेव कर देते हैं। तो अब ये हम लोग का ISR में टाइम भी दिखाएगा कि इस टाइम पे ये जनरेट हुआ है। उसके बाद अगर रिफ्रेश करें तो ये अब रिफ्रेश हो चुका है।
फिर उसके बाद हम लोग रिफ्रेश करें तो यहाँ पे देख सकते हैं फिर से ये चेंज हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग जाते हैं अपने पार्शियल प्री रेंडरिंग की तरफ, तो जहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं कि ये सारे चीज़ को हाइब्रिड मोड टाइप का यूज़ कर सकते हैं। मीन्स हम लोग एक पेज के कुछ पार्ट को प्री रेंडर करा के रखेंगे, एक पेज को डायनेमिकली रेंडर कराएंगे। तो इसको कैसे करना है, उसको सबसे पहले तो ये कैनरी वर्जन है, तो हम लोग को क्या करना है, नेक्स्ट कॉन्फ़िग पे जाना है। नेक्स्ट कॉन्फ़िग पे जाने के बाद हम लोग को इसका एक्सपेरिमेंटल से पार्शियल प्री रेंडरिंग को ट्रू कर देना है। इससे क्या होगा कि हम लोग पार्शियल प्री रेंडरिंग का यूज़ कर पाएंगे। इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ और इसके बाद हम लोग अपने PPR वाले पे जाते हैं, पार्शियल प्री रेंडरिंग पे। मैं यहाँ पे बाकी चीज़ों को क्लोज कर देता हूँ। हम लोग अभी भी इसको कंप्लीट नहीं किए हैं, हम लोग ये सारे चीज़ें हम लोग फिर हर डेवलपमेंट तरफ समझ रहे हैं। इसके बाद हम लोग एक बार इसको डिप्लॉय करके भी देखेंगे, मीन्स इसका बिल्ड क्रिएट करके देखेंगे कि क्या चीज़ से क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग PPR पे आ चुके हैं। PPR मीन्स हम लोग का पार्शियल प्री रेंडरिंग। अब पार्शियल प्री रेंडरिंग को अनेबल करने के लिए हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग को तो सबसे पहले इसको अनेबल करने के लिए एक्सपेरिमेंटल PPR ट्रू करना पड़ेगा। तो हम लोग कुछ ऐसा कर लेते हैं, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट एक्सपेरिमेंटल PPR इज इक्वल टू ट्रू कर देंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग एक्सपेरिमेंटल PPR का यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग इसमें 2-3 पार्ट बना लेते हैं, एक स्टैटिकली जनरेट करने के लिए, एक डायनेमिक जनरेट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे लिखने का टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और हम लोग जो अब तक पढ़े हैं SSR और SSG वैसे ही कंपोनेंट ला लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये दोनों चीज़ ला सकते हैं। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले तो स्टैटिक कंपोनेंट है एक। स्टैटिक कंपोनेंट जैसा हम लोग देखे थे कि फोर्स कैस्ट करके वाले यूज़र का नेम और लास्ट नेम ला सकते हैं, तो हम लोग का ये स्टैटिक पार्ट हो गया। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं। ये तब मोस्टली यूज़ होगा जैसे कि हम लोग का कोई ई-कॉमर्स साइट है जहाँ पे हम लोग का जो प्रोडक्ट का नेम है, उसका इमेज है, जो बार बार चेंज नहीं होगा लेकिन उसके प्राइस बार बार चेंज होंगे। तो प्राइस को हम लोग डायनेमिकली ला लेंगे और जो हम लोग का प्रोडक्ट का नेम और उसका इमेज है उसको स्टैटिकली जनरेट करेंगे। यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए यूज़र का ही ले लिया हूँ। तो ये हम लोग का स्टैटिक कंपोनेंट पूरा होता है। उसके बाद हम लोग का डायनेमिक कंपोनेंट है जो बार बार रेंडर होगा, तो इसलिए इसका कैश नो स्टोर कर दिए हैं। और यहाँ पे डायनेमिक डिटेल्स ला ले रहे हैं, उसका ईमेल, और यहाँ पे ला ले रहे हैं लास्ट अपडेटेड एड, जैसा हम लोग देखे थे ISR वाले चीज़ में कि इससे पता चले कि लास्ट कब अपडेट हो रहा है हम लोग का ये। अब इसके बाद हम लोग को ये कंपोनेंट को रन कराना है। तो मैं यहाँ पे PPR के अंदर सबसे पहले तो अपने स्टैटिक कंपोनेंट को रेंडर करा लेता हूँ, स्टैटिक कंपोनेंट। तो उसके बाद हम लोग का डायनेमिक कंपोनेंट है, लेकिन डायनेमिक कंपोनेंट डायनेमिक तब रहेगा जब हम लोग उसमें कुछ लोडर लगाएं जिससे हम लोग का पेज कन्फ्यूज़न में ना जाए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें रिएक्ट का सस्पेंस बाउंड्री यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सस्पेंस यहाँ पे लिख लेंगे जो कि इंपोर्ट होगा हम लोग के रिएक्ट से। तो मैं इसको रिएक्ट से इंपोर्ट करके यहाँ पे फॉल बैक दे देते हैं लोडिंग करके और इसको क्लोज कर देते हैं। इसको मैं कर लेता हूँ सेव। और अब हम लोग चलते हैं अपने PPR वाले पेज पे। तो मैं यहाँ पे अपने PPR वाले पेज पे आ जाता हूँ, PPR। तो यहाँ पे हम लोग का पेज कंपाइल हो रहा है। तो ये हम लोग का पेज कंपाइल हो चुका है। ये जो नेम है वो हम लोग का स्टैटिक रहेगा और ये डिटेल्स हम लोग के चेंज होंगे हर बार, क्योंकि ये हम लोग के डायनेमिक्स रहेंगे। तो इससे क्या होगा कि हम लोग का पेज का लोड टाइम बहुत फास्ट हो जाएगा, क्योंकि स्टैटिक चीज़ें आ चुके रहेंगे और डायनेमिक चीज़ें भले टाइम लगे लेकिन वो थोड़ा देर बाद आएगा। तो जैसे हम लोग रिफ्रेश करें इसको, तो ये लोड होके आ रहा है और ये हम लोग का स्टैटिक चीज़ वहाँ पे स्टैटिक है ही। इसके साथ साथ हम लोग इसको ISR की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। हर बार यहाँ पे फोर्स कैश ना करा के हम लोग फोर्स कैश रहन देंगे और हर बार रीवैलिडेट करा सकते हैं, जिससे ये हम लोग का ISR जैसा भी काम कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट से रीवैलिडेट ला लेते हैं जो कि हर 5 सेकंड में काम करेगा। इसको कर देते हैं सेव। तो ये जो नाम है वो हम लोग का हर 5 सेकंड में चेंज हो सकता है, लेकिन ये जो ईमेल और लास्ट अपडेटेड है वो कंटिन्यूसली चेंज होगा जो कि डायनेमिकली होगा। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो अब ये चेंज हो चुका है उसके 5 सेकंड के बाद और ये डिटेल्स डायनेमिकली फैच हो रहे हैं। अगर मैं तुरंत रिफ्रेश करूं
तो वो फिर से चेंज हो चुका है क्योंकि 5 सेकंड हो चुके हैं। और यहाँ पे मैं अगर रिफ्रेश करता रहूँ तो देखो वो नाम वहीं पे रुक गया है, लेकिन नीचे डायनेमिक डिटेल्स चेंज हो रहे हैं। तो आप ऐसे मिक्स मैच कर सकते हैं, पीपीआर का यही बेनिफिट है। आई होप आपको अब तक वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग सारे चीज़ों को एक बार एक टैब पे खोल लेते हैं और इसको एक बार बिल्ड रन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने टर्मिनल को क्लोज कर लेता हूँ और यहाँ पे इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं, लोकल होस्ट में वापस चले जाते हैं। हम लोग यहाँ पे लोकल होस्ट पीपीआर भी हटा देते हैं और अपने मेन पेज पे चले जाते हैं। अब इसका एक बार बिल्ड रन करके देखते हैं कि हम लोग को कैसे पेजेस मिल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग को बिल्ड रन करना है तो हम लोग npm run बिल्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग का ये पेज बिल्ड हो जाएगा। बिल्ड एक टाइप का हम लोग का प्रोडक्शन ग्रेड ऑप्टिमाइज करने के लिए होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिएटिंग एन ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन बिल्ड। तो इसको हम लोग होने देते हैं। तो जब तक हम लोग का ये बिल्ड बन रहा है हम लोग सारे पेजेस को एक बार ओपन कर लेते हैं। जो सबसे पहले होगा हम लोग का लोकल होस्ट 3000 के साथ साथ हम लोग का होगा CSR। फिर उसके बाद हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं जो कि लोकल होस्ट में फिर एक हम लोग का SSR पेज होने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे SSR कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग का एक और पेज होने वाला है लोकल होस्ट ISR, जिसमें हम लोग इंक्रीमेंटल साइट जनरेशन कैसे हो रहा है वो देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, लोकल होस्ट SSG जो हम लोग का स्टैटिक साइट जनरेट होगा। और उसके बाद हम लोग अपना पार्शियल प्री रेंडरिंग वाला देख सकते हैं PPR। अब तक अगर ये बिल्ड हो चुका होगा तो हम लोग इसको रन करा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का बिल्ड रन हो चुका है। आप देख सकते हैं कि स्टैटिक पेजेस कुछ ऐसे डॉट बन रहे हैं। यहाँ पे स्टैटिक में डॉट है, मीन्स ये प्री रेंडर स्टैटिक कंटेंट होंगे। प्री रेंडर स्टैटिक कंटेंट मीन्स हम लोग अगर अपने डॉट नेक्स्ट वाले फोल्डर पे जाएं और अगर उसके अंदर हम लोग सर्वर पे जाएं और देखें हम लोग के ऐप को, तो हम लोग के ये पेजेस पहले से बने होंगे। CSR हम लोग का पहले से बना है, HTML इसका, और ISR हम लोग का पहले से बना है, PPR पहले से बना है, SSG पहले से बना है। लेकिन ये इसके HTML हैं, उसके अंदर के जो डिटेल्स हैं वो रन टाइम पे फैच होने वाले हैं। तो इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। तो हम लोग का PPR पार्शियल है, तो पार्शियल प्री रेंडरिंग होगा। यहाँ पे हम लोग का ये जो F साइन है वो डायनेमिक के लिए है, जो कि हम लोग का SSR वाला पेज डायनेमिकली लोड होगा। अब इसको अगर हम लोग को नेक्स्ट बिल्ड वाले को रन कराना है तो हम लोग npm, इसको मैं एक बार क्लीन कर लेता हूँ, क्लियर। यहाँ पे फिर npm रन स्टार्ट करेंगे तो हम लोग का डॉट नेक्स्ट वाला फोल्डर जो हम लोग का बिल्ड है वहाँ से चलेगा और हम लोग के लोकल होस्ट पे चल रहा है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने सारे पेजेस को रिफ्रेश कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले CSR को रिफ्रेश कर लेता हूँ, SSR को, फिर ISR, फिर SSG, फिर उसके बाद हम लोग का PPR। तो सबसे पहले CSR वो हर बार रिलोड होगा और हम लोग का यहाँ पे पेज सोर्स में ये सारे डिटेल्स नहीं भी होंगे। हर बार ये रिलोड हो रहा है, पेज सोर्स में ये डिटेल्स नहीं है, तो ये चीज़ हम लोग का प्रोडक्शन पे होगा। उसके बाद हम लोग का SSR है, SSR हम लोग का सर्वर साइड पे लोड होगा, मीन्स हम लोग के पेज सोर्स पे ये चीज़ें डिटेल्स जो हैं वो अवेलेबल रहेंगे और ये बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। जैसे हम लोग रिफ्रेश करें तो हम लोग को तुरंत पेज पे ये डिटेल्स मिल जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग का ISR है, ISR में हम लोग का इंक्रीमेंटल साइट जनरेट होता है। अगर मैं इसको तुरंत रिफ्रेश करूं तो हम लोग का चेंजेस नहीं मिलेगा, लेकिन अगर थोड़ा सा रुक के चेंजेस करूं, जैसे कि हम लोग इस केस में 5 सेकेंड्स का डाले हैं, तो हम लोग 5 सेकेंड अगर रुक जाएं और रिफ्रेश करें इसको, तो यहाँ पे इसके डिटेल्स चेंज होते हुए हम लोग को दिख जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये डिटेल्स चेंज हो चुके हैं। लास्ट अपडेटेड टाइम भी यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग का SSG है जो कि स्टैटिकली जनरेट हो रहा है। मैं इसको कितने भी बार रिफ्रेश कर लूँ ये डेटा चेंज नहीं होगा जब तक मैं इसको रीडिप्लॉय ना कर दूँ या रीबिल्ड ना कर दूँ। उसके बाद हम लोग का पार्शियल प्री रेंडरिंग है, मीन्स हम लोग का स्टैटिक कंटेंट पहले से जनरेटेड होगा और हम लोग का डायनेमिक कंटेंट रन टाइम पे जनरेट होगा। जैसे अगर इसको मैं रिफ्रेश करूँ तो ये लोड होकर नया जनरेट हो रहा है और ये हम लोग का स्टैटिकली वहाँ पे रुक जाएगा। इस केस में हम लोग इस चीज़ को ISR कर चुके हैं, तो हम लोग अगर रिफ्रेश करें तो वो थोड़ी देर में 5 सेकंड में चेंज हो जाएगा और ये कितने भी बार रिफ्रेश करूं हर बार चेंज होगा। तो आई होप आपको अब इस चीज़ पे कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका कोशिश करूँगा कि रिप्लाई करूँ। और अगर आपको कोई स्पेसिफिकली
पार्ट नहीं समझ में आया होगा और आपको उसका डिटेल्ड एग्जांपल वीडियो चाहिए या फिर कोई सैम्पल प्रोजेक्ट चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको बनाने का ट्राई करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Got a monster inside of me, you better watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy.